एक बार देख लेते हैं कि C3 साइकिल की अगर बात कर रहे थे हम, तो C3 साइकिल जो है वो आपको पता है कि 3 स्टेप में हुई थी। पहले का नाम था दैट इज अ कार्बोक्सिलेशन, दूसरे का नाम था दैट इज अ ग्लाइकोसिडिक रिवर्सल, और तीसरे का नाम था दैट इज अ रीजनरेशन ऑफ RUBP। अब इसके अंदर एक चीज और हम लोग देखते हैं कि आखिर इन स्टेप में किन किन चीजों का कितनी चीजों का यूज हो रहा है। तो यहां पर मैंने कहा यूज फॉर फिक्सिंग 1 कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए इन स्टेप में क्या क्या चीजें जरूर यूज हो रही हैं। तो अगर देखा जाए तो यहां पर नो यूज, ठीक है, यहां पर कार्बोक्सिलेशन के अंदर नो यूज किसका, ATP एंड NADPH का कोई यूज नहीं होगा। ग्लाइकोसिडिक रिवर्सल की अगर बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पर 2 ATP यूज होंगे एंड 2 NADPH यूज होंगे, ये यूज होगा। इसके बाद रीजनरेशन की बात कर लें तो यहां पर 1 ATP का यूज होगा सिर्फ। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं कि इन तीनों स्टेप में कार्बोक्सिलेशन के अंदर कोई यूज नहीं है, लेकिन ग्लाइकोसिडिक रिवर्सल के अंदर अगर देखा जाए तो 2 ATP यूज हो रहे हैं और 2 NADPH यूज हो रहे हैं। रीजनरेशन ऑफ RUBP में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ATP यूज हो रहा है और ये कहानी जो है वो पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, दैट इज आप पर CO2 के लिए है। पर CO2 का मतलब हुआ एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। अब एक चीज और देख लें कि आखिर इनपुट कितना है यहां पर और आउटपुट कितना है। इनपुट का मतलब यह है कि कितना यूज है और आउटपुट का मतलब है कि क्या लास्ट में विड्रॉ हुआ है, क्या आया है। तो अगर इनपुट की बात करें तो यहां पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड का इनपुट है और आउटपुट की बात करें तो आउटपुट एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। यहां पर 18 ATP यूज हो रहे हैं, तो यहां पर 18 ADP प्लस 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्म हो रहे हैं। यहां पर 12 NADPH यूज हो रहे हैं, तो यहां पर 12 NADP प्लस यूज फॉर्म हो रहा है। तो ये बेसिकली फॉर्म हो रहा है लास्ट में, दैट इज एन आउटपुट, नॉट फॉर्म बल्कि आउटपुट ही कह लें इसको। और ये इनपुट था और ये कहानी थी बेसिकली कैल्विन साइकिल की या कैल्विन बेंसन साइकिल की। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग दैट इज C4 साइकिल पर। तो आ जाइए C4 साइकिल की बात कर लेते हैं। C4 साइकिल का एक और नाम है दैट इज एन हैच एंड स्लैक साइकिल, दैट इज एन हैच एंड स्लैक साइकिल है। पहले ही बता रहा हूं कि मोस्ट एडवांस साइकिल है ये, मोस्ट एडवांस्ड साइकिल है ये। अब अगर देखा जाए तो आखिर ये C4 साइकिल किस में चल रही है, तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में पिछली बार भी बताया था कि देखिए शुगर केन है, मेज है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं C4 साइकिल के, ठीक है। इसके अलावा मैंने ETC कर दिया है। अब आते हैं बेसिकली क्या क्या रिक्वायरमेंट है C4 साइकिल के लिए। तो यहां पर सबसे पहले लीफ एनाटमी की जरूरत पड़ेगी और यहां पर एक स्पेशल टाइप की एनाटमी की जरूरत पड़ती है, दैट इज नोन एज अ क्रेंज एनाटमी। क्रेंज एनाटमी की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली मैनर में होती है। ये बताइए व्रत जानते हैं नहीं जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आपने देखा होगा कि जब कोई बड़ी पर्सनालिटी दुनिया से चली जाती है
तो उसको जो है फूल चढ़ाए जाते हैं एक रिंग में, ऐसे करके रिंग होता है और रिंग के अक्रॉस ऐसे करके फूल लगे होते हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं दैट इज अ वर्थ। बिल्कुल इसी तरीके का यहां पर भी स्ट्रक्चर होगा ये क्रेन्स एनाटॉमी में, और फर्क इतना है कि ये वाले जो सेल्स हैं, ये वाले सेल्स, ये बेसिकली मेसोफिल सेल हैं, ये मेसोफिल सेल्स हैं, और यहां पर अगर देखा जाए तो ये वाले जो सेल्स हैं, ये वाले, दीज आर बंडल शीथ सेल, दैट इज अ बंडल शीथ सेल। तो इस तरीके की जो अरेंजमेंट है इसको हम कहते हैं बेसिकली क्रेन्स एनाटॉमी। और ये मैंने पहले ही बताया कि काफी एडवांस्ड है ये। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक स्टार बना के मैंने लाइन लिखी है, मैंने कहा कि मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल are connected with each other through plasmodesmata, and that is plasmodesmata के जरिए कनेक्टेड रहते हैं। अगर आपको समझाया जाए थोड़ा सा कि देखो कैसे करके स्ट्रक्चर है, तो ये बेसिकली रहा बंडल शीथ सेल, और अगर देखा जाए तो ये रहा मेसोफिल सेल, और यहां पर ये कनेक्शंस हैं, ये कनेक्शंस हैं। तो ये जो कनेक्शंस हैं, दीज आर द प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, दीज आर द प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा बेसिकली एक तरीके का चैनल्स हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई है। अब आते हैं सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर देख लें हम लोग कि मेसोफिल सेल का मेसोफिल सेल हैव ग्रेना। ग्रेना का मतलब है स्टैकिंग स्ट्रक्चर होगा, आपको मैंने पहले भी बताया ये, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जबकि while bundle sheath cell do not have stacking, do not have stacking, इसका मतलब हुआ कि ये ए ग्रेनल होगा। अब आइए कि आखिर देखते हैं कि कैसे कैसे काम हो रहा है यहां पर। तो यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैंने कहा कि इनिशियल फिक्सेशन, तो आइए इनिशियल फिक्सेशन पर। इनिशियल फिक्सेशन हो रहा है इन मेसोफिल सेल। ये सवाल पूछा जाता है कि C4 प्लांट के अंदर इनिशियल फिक्सेशन कहां हो रहा है, तो इसका जवाब है दैट इज अ मेसोफिल सेल। यहां पे क्या हो रहा है भाई, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड पेप प्लस वाटर आपस में कंबाइन कर रहा है और बना रहा है OAA, दैट इज एन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो यहां पर जो एंजाइम यूज हुआ है उसका नाम है दैट इज अ पेप कार्बोक्सिलेज। तो ये बेसिकली पेप का फुल फॉर्म क्या था भाई, तो पेप का फुल फॉर्म था दैट इज अ फॉस्फोइनॉल
पायरुवेट, दैट इज अ फॉस्फेनॉल पायरुवेट, और उससे बना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये था पहला स्टेप। एक और चीज है कि यहाँ पर देखने वाली और सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर एंजाइम के नाम में सिर्फ कार्बोक्सिलेज है, ऑक्सीजनेज नहीं है। ऑक्सीजनेज नहीं है इसका मतलब ये एंजाइम कहीं से भी ऑक्सीजन को फिक्स नहीं कराता है। जब ऑक्सीजन को फिक्स नहीं कराता है इसका मतलब यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर हाईलाइटेड फॉर्म में मैंने लिखा है कि नो फोटो रेस्पिरेशन, यहां पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, और इसीलिए ये एडवांस साइकिल है, सबसे ज्यादा एडवांस साइकिल है। इसके बाद मैंने कहा कि ये है आपका OAA प्लस NADPH का यूज हुआ है, और NADPH का यूज होने पर इसने बना दिया दैट इज अ मैलिक एसिड प्लस NADP प्लस बना दिया, या फिर OAA यहां पर कंबाइन किया और OAA NADPH के साथ में बनाएगा एस्पार्टिक एसिड भी, और यहां पर जो एंजाइम यूज हुआ वो हुआ बेसिकली ट्रांसएमिनेज, और यहां पर हुआ है दैट इज अ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम यूज हुए, अल्टीमेटली यहां पर फॉर्म हुआ है मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। अब मैंने कहा कि नाउ मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड are transported to bundle sheath cell. Bundle sheath cell where Rubisco enzyme is present. यहां पर अगर देखा जाए तो Rubisco एंजाइम प्रेजेंट होगा बंडल शीथ सेल के अंदर। यहां तक इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो यहां पर C3 साइकिल हो जाएगी बंडल शीथ सेल के अंदर। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि मैलिक एसिड और NADPH प्लस कंबाइन करेगा और वापस बना देगा OAA प्लस NADPH। उसके साथ साथ OAA से अगर आप देखेंगे तो OAA से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा और ये बना देगा दैट इज अ पायरुविक एसिड, दैट इज अ पायरुविक एसिड फॉर्म कर देगा। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है, OAA के अंदर 4 कार्बन है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है ये वाला यहां से, ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज इन C3 साइकिल। ये कार्बन डाइऑक्साइड किसमें यूज हो जाएगा? C3 साइकिल के अंदर, और C3 साइकिल का मतलब हुआ दैट इज अ कैल्विन बेंसन साइकिल में। दूसरी बात, ये जो पायरुविक एसिड है ये पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इन मीसोफिल सेल में। तो ये ट्रांसपोर्ट हो गया इन मीसोफिल सेल के अंदर, और मीसोफिल सेल के अंदर जाने के बाद ये बेसिकली फर्दर फॉर्म कर देगा दैट इज अ PEP, दैट इज अ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट।
ठीक है। और जब ये फॉस्फेनॉल पायरुवेट फॉर्म करेगा तो ये पायरुविक एसिड, एक्चुअल में ये कुछ इस तरीके से हुआ है, ट्रांसपोर्ट इन मेसोफिल सेल, जहां पर पायरुविक एसिड जो है पायरुविक एसिड प्लस 2 ATP यूज हो जाएगा और ये फर्दर फॉर्म कर देगा, दैट इज पैप को, दैट इज अ फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड। और ये फॉस्फेनॉल पायरुवेट जो है ये वापस नेक्स्ट साइकिल के लिए, अगली साइकिल के लिए यूज हो जाएगा, तो दैट इज यूज फॉर नेक्स्ट साइकिल। तो अगर देखा जाए तो यहां पर ये ट्रांसपोर्ट हो गया था, तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर फाइनल फिक्सेशन हुआ है। तो अगर आप देखें यहां पर, तो यहां इनिशियल फिक्सेशन जो हुआ था वो हुआ था बेसिकली इनिशियल फिक्सेशन हुआ था बेसिकली मेसोफिल सेल के अंदर, और फाइनल फिक्सेशन हुआ है दैट इज अ बंडल शीथ सेल में। तो दैट इज अ बंडल शीथ सेल में फाइनल फिक्सेशन हुआ है। इसके बाद अब अगर नेट रिएक्शन की बात कर ली जाए तो दैट इज अ नेट रिएक्शन की बात अगर हम करते हैं तो नेट रिएक्शन में दैट इज अ 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 RuBP प्लस 30 ATP, that is a 30 ATP plus 12 NADPH, और ये फॉर्म कर देगा that is a ग्लूकोज प्लस 6 RuBP। RuBP क्यों होगा यार इस बार, RuBP तो होगा ही नहीं। यहां पर जो यूज हुआ है वो तो बेसिकली पैप यूज हुआ है, तो दैट इज पैप। तो ये 6 पैप फर्दर फॉर्म हो जाएगा, और अगर देखा जाए तो 30 ADP प्लस 12 NADP प्लस फॉर्म हुआ, प्लस 30 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्म हो गया। अगर याद होगा आपको तो यहां पर मैंने कहा है कि ये 2 ATP का यूज हो रहा है, देख लीजिए ये 2 ATP का यहाँ पर यूज हो रहा है, और जब 2 ATP यूज हो रहा है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा में 2 ATP यूज हो रहे हैं। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 ATP एक्स्ट्रा यूज हो रहे हैं। जब एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 एक्स्ट्रा ATP यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब पहले C3 और C4 के कंपेयर अगर हम करके देखें, C3 और C4 के बीच में अगर कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता है कि वहां पर 18 ATP यूज हो रहा था, लेकिन यहां पर 30 ATP यूज हो रहा है। उसकी वजह यह है कि इस स्टेप में अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर 2 ATP यूज हो रहे हैं और 2 ADP फॉर्म हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 2 ATP और 2 ADP फॉर्म हो गए, तो मैंने कहा कि हर एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक्स्ट्रा 2 ATP यूज हो रहे हैं, और यहां पर है 6 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका मतलब डिफरेंस आ गया 12 ATP का। तो देख लीजिए पहले 18 ATP थे, आज 30 ATP हैं, तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो 12 ATP का आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है। यहां पर ये देख लीजिए, यहां तक कंप्लीट हुई कहानी, दैट इज अ नेट रिएक्शन हो गया ये वाला। तो अब अगर C4 के यहां पर सारे देखा जाए, ग्रीन क्या कह रहे हैं, तो C4 के सारे ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता? क्या कह रहे हैं? तो C4 प्लांट्स के सारे ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता? सारे ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मेन साइट की बात हो रही है, जिस जगह पर C4 साइकिल चल रही है। समझ रहे हैं, जिस मतलब जगह पे बाकी C4 जगह साइकिल चल रही है, C4 साइकिल जहां चलेगी क्रेन्स एनाटॉमी का होना मस्ट है, और क्रेन्स एनाटॉमी मतलब आपको बाकी मिलेगी लीफ के अंदर, स्टेम के अंदर लीफ एनाटॉमी, ये क्रेन्स एनाटॉमी नहीं मिलेगी, वहां पे C3 होगी। वहां C3 होगी। ओके सर। समझ रहे हैं, लेकिन मेन साइट लीफ है तो हम लीफ को कंसीडर करते हैं। समझ रहे हैं, ओके मेन सर। साइट तो लीफ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, बेसिकली इनपुट की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और ये आ जाएगा दैट इज एन आउटपुट की बात कर लेते हैं।
इनपुट की बात करें तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुए थे तो इसने बना दिया था, दैट इज C6H12O6। यहाँ पर 30 ATP यूज हुआ था और यहाँ पर 30 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और वो भी कितने, दैट इज 30 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्म हो जाएंगे। 12 NADPH यूज हुआ तो इसका मतलब 12 NADP प्लस फॉर्म हो जाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहाँ बता दूं, आपको याद होगा कि ये जो वाटर टूटता था, ठीक है, वाटर जब टूटता था तो वाटर टूटता था दैट इज एन H प्लस और OH माइनस में। ये जो H प्लस आयन था ये कंबाइन करता था NADP प्लस के साथ, समझ रहे हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाते थे और जब ये कंबाइन कर जाते थे तो बन जाता था NADPH, और NADPH कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NADPH यूज होता था तब ये बन जाता था C6H12O6। इसका मतलब ये जो पानी से हाइड्रोजन टूट रहा है, जो पानी से हाइड्रोजन टूट रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, ये हाइड्रोजन पहले कंबाइन कर जाएगा और NADPH के साथ बाइंड अप करेगा, NADPH के साथ बाइंड अप करेगा, बाद में ये हाइड्रोजन दिया जाएगा किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगी दैट इज ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हुई कहानी, समझ गए, आगे बढ़ जाऊं या नहीं? यस सर। अच्छा चलिए नेक्स्ट आइए, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन पर। पीछे शायद फोटो रेस्पिरेशन का डिस्कशन हुआ था हम लोग का, वहीं पे चलते हैं। ये रहा फोटो रेस्पिरेशन, याद है? तो दैट इज एन इविल ऑफ C3 साइकिल। इसका मतलब C3 साइकिल की बहुत बड़ी बुराई है। 3 सेल ऑर्गेनेल में होता था, दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एक था क्लोरोप्लास्ट, एक था परऑक्सीजोम्स और एक था माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर दिखाया जाए तो मैंने कहा कि यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंने इस तरीके से डिवाइड कर लिया कि ये ऊपर वाला है दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट, ये वाला है दैट इज अ परऑक्सीजोम, और ये वाला है दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर देखा जाए यहां पर, तो मैंने कहा कि यहां पर अगर देखा जाए तो ये था बेसिकली RUBP, RUBP के साथ ऑक्सीजन कंबाइन किया, तो इस तरीके से ना लिखकर ऐसे लिखा जाए कि ये है O2 प्लस RUBP, और इस बार जो यूज हो रहा है उस एंजाइम का नाम है दैट इज रुबिस्को। तो इस बार रुबिस्को की जो एक्टिविटी है वो ऑक्सीजनेज वाली एक्टिविटी है, ना कि कार्बोक्सिलेज वाली, क्योंकि ये ऑक्सीजन को बाइंड अप कर रहा है, इस वजह से इसकी एक्टिविटी इस बार ऑक्सीजनेज वाली है, ना कि कार्बोक्सिलेज वाली, और ये बना देगा दैट इज 2PGA प्लस PG, ठीक है, दिस इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये बना है दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट, तो ये बना है फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट में अगर आप देखें तो 2 कार्बन है, और फॉस्फोग्लाइकोलेट के अंदर अगर 2 कार्बन है तो इस वजह से ये साइकिल कहलाती है दैट इज C2 साइकिल। इसका मतलब जो फोटो रेस्पिरेशन है इसका एक और नाम क्या है, तो इसका एक और नाम है दैट इज C2 साइकिल। तो दिस इज फॉस्फोग्लाइकोलेट से चलेगी ये साइकिल इसलिए। और ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की बात कर लें तो ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बेसिकली यूज हो जाएगा फर्दर, यानी अगर देखा जाए तो ये यूज हो जाएगा C3 साइकिल में, ठीक है। लेकिन यहां पर जो फॉस्फोग्लाइकोलेट बना है अब वो क्या करेगा,
फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा ग्लाइकोलेट, इसका मतलब इससे फॉस्फेट निकल के बाहर चला गया। इसका मतलब हुआ कि इससे फॉस्फेट निकल के बाहर चला गया, इसका मतलब ये ग्लाइकोलेट हो गया। ग्लाइकोलेट अब आ गया पेरोक्सिसोम के अंदर, ठीक है। और उसके बाद अंदर ये कई स्टेप हुए, यहाँ पर फॉर्म हुआ डेट इज अ ग्लाइसिन। चलिए इसमें बीच में एक और इंटरमीडिएट बना है वो भी देख लेते हैं। तो डेट इज अ ग्लाइऑक्सिलेट प्लस H2O2 ये फॉर्म हुआ है। और तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लाइकोलेट जो है वो आ गया पेरोक्सिसोम में, ग्लाइकोलेट चेंज हुआ है ग्लाइऑक्सिलेट के अंदर, और ग्लाइऑक्सिलेट चेंज हुआ है ग्लाइसिन के अंदर, ग्लाइसिन ट्रांसफर हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो सवाल ये बनता है कि आखिर ग्लाइसिन जो है वो कहाँ पे फॉर्म हुआ था, तो जवाब है पेरोक्सिसोम के अंदर। और अगर ये ट्रांसफर कहाँ हुआ है, तो ट्रांसफर हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ग्लाइसिन जो है ये चेंज हो जाएगा सीरीन के अंदर। ग्लाइसिन के अंदर अगर देखें तो 2 कार्बन है, जबकि सीरीन के अंदर देखें तो 3 कार्बन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ग्लाइसिन है, यहां तक बातें समझ में आ रही हैं। इसके बाद यहां पर एक NAD प्लस का यूज हुआ है और NADH फॉर्म हुआ है। फर्दर ये साइकिल इस तरीके से आई, ठीक है, ऐसे आई यहाँ पर, और यहाँ पर ग्लिसरेट बनाया, और ग्लिसरेट जो है ये फर्दर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना देगा। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये वाला जो बना था ये फर्दर जो है C3 साइकिल में यूज हो जाएगा। यानी आप इसको कह लीजिए डेट इज अ C3 साइकिल में यूज हो जाएगा, ये कहानी। तो इसका मतलब यहां पर आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन जो है 2 कार्बन का कंपाउंड बना रहा है, दैट इज अ फॉस्फोग्लाइकोलेट। और फॉस्फोग्लाइकोलेट पहला स्टेबल कंपाउंड है इस साइकिल का, दैट इज अ फोटो रेस्पिरेशन का। तो यहां तक बात समझ में आ गई है। एक और बात यहां पर आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ग्लाइसिन यूज हुआ है वो ग्लाइसिन 2 यूज हुए हैं, दैट इज इसको मैंने कहा कि मल्टीप्लाई बाई 2 यूज हुए हैं। जब ग्लाइसिन 2 यूज हुए हैं तो इस ग्लाइसिन 2 ग्लाइसिन में से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ, और ये जो सीरीन था ये 3 कार्बन का सीरीन फॉर्म हुआ है। ग्लाइसिन 2 कार्बन का था, तो इसका मतलब ग्लाइसिन यहाँ पर 2 है। जब 2 ग्लाइसिन है तो 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन में से एक कार्बन रिलीज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, और उसके बाद 3 कार्बन का सीरीन फॉर्म हुआ है, और सीरीन से फर्दर ये साइकिल चली है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी शायद, या नहीं? अब एक इफेक्ट आता है दैट इज अ वारबर्ग इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वारबर्ग इफेक्ट, दैट इज अ वारबर्ग इफेक्ट। हाँ भाई फहद, क्या होता है? अब्दुल्ला फहद, क्या होता है ये वारबर्ग इफेक्ट? हाँ जी, पता नहीं। पता नहीं। फूफा क्या होता है ये? हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस फोटोसिंथेसिस। क्या मतलब हुआ कि अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी? बेसिकली रिड्यूस हो जाएगी। समझ गए? तो दिस इफेक्ट इज नोन एज अ वारबर्ग इफेक्ट कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करेगा। तो यहां पे मैंने लिखा है कि बिकॉज ऑक्सीजन बिहेव एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये खास बात है। तो यहां तक बातें समझ में आ गई, ठीक है। एक और चीज देख लीजिए यहां पर, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस
bacterial and plant photosynthesis. तो आइए देखते हैं कि क्या क्या फर्क है इसमें। तो यहां पर बात कर लेते हैं हम, दैट इज अ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की, और यहां पर दैट इज अ प्लांट फोटोसिंथेसिस की। फूफा हैं, चले गए? यस सर। अच्छा हैं। तो दैट इज अ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस और दूसरा है प्लांट फोटोसिंथेसिस। तो इसके अंदर अगर देखा जाए, पहली बात तो यहां पर मैंने कहा कि पिगमेंट्स प्रेजेंट इन क्रोमैटोफोर, पिगमेंट्स प्रेजेंट इन क्रोमैटोफोर। यहां की बात करें तो पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो मैंने कहा कि पिगमेंट्स प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड, और थाइलाकॉइड किसमें था? दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट में। दूसरे पे आ जाइए। तो मैंने कहा कि यहाँ के जो पिगमेंट थे, पिगमेंट्स आर बैक्टीरियोक्लोरोफिल, दैट इज बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडिन। यहां की बात कर लें तो यहां पर क्लोरोफिल्स होंगे एंड कैरोटिनॉइड्स होंगे। यहां की बात कर लें तो यहां पर मैंने कहा कि एन ऑक्सीजनिक होगा। एन ऑक्सीजनिक का मतलब हुआ नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट है ये बात। तो उसकी वजह क्या है कि दैट इज अ पीएस सेकंड एब्सेंट होता है यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि पीएस सेकंड यहाँ पर एब्सेंट है। यहाँ पर देखा जाए तो पीएस सेकंड एंड PS1 दोनों प्रेजेंट हैं, बोथ प्रेजेंट हैं। फोर्थ की बात करें यहां पर तो यहां पर जो फोटो सेंटर है वो है B890, और ये किस में था? PS1 में, क्योंकि PS सेकंड तो एब्सेंट है। और यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर PS1 के अंदर P700 था रिएक्शन सेंटर, एंड PS सेकंड के अंदर अगर देखें तो P680 था। नेक्स्ट बात करें तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन को यूज करता है, बैक्टीरिया इंफ्रारेड रेडिएशन को यूज करता है, और ये विजिबल रेडिएशन को, और विजिबल में भी रेड एंड ब्लू में मेनली। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर NAD जो है वो रिड्यूस हो जाता है NADH में, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो NADPH या बेसिकली NADP प्लस जो है रिड्यूस हो जाएगा NADPH के अंदर। यहां तक ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं बेसिकली। तो उम्मीद है यहां तक कंप्लीट हुआ होगा, कुछ समझ में आया होगा शायद, या नहीं आया है? जल्दी बताइए। आ गया है। देखिए एक और